नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आपने मेरे साथ में अब शुरू किया है दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ना, जिसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, और उसके बाद में हम आज तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में भी आज सब जान लेंगे, पढ़ लेंगे। इसके बाद में अगले लेक्चर में जो इसकी बची हुई चीज़ें होंगी उन्हें भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। चलिए बताऊँ कि आप सभी ने जो है पुराना लेक्चर ज़रूर देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको पहले देख लें। उसके बाद इसको देखेंगे तो उन्हें अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा गुलाम वंश को बताया था मैंने आपको 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला, 84 वर्षों तक शासन किया था। फिर उसके बाद खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1230 ईस्वी तक 30 वर्ष सबसे छोटा शासन रहा था खिलजी वंश का। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है हमारा तुगलक वंश। ये तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक होता है इनका। अब ये सबसे ज़्यादा ये शासन करने वाला वंश था। इसने टोटल 96 वर्ष इसने शासन किया। और इसमें टोटल कितने शासक हुए? 8 शासक हुए। 8 शासक, जिनका कार्यकाल भी मैंने आपको कल बता दिया था और सबके नाम भी बता दिए थे, जिसमें एक ही बार में आपको सामने सब चीज़ दिखाई दे जाए कि कौन कौन कैसे था। तो वो चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज़ तुगलक, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और अबू बकर, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर या हुमायूं जिसको कहा गया, नसरुद्दीन महमूद शाह इसका आखिरी था शासक। चलिए हम इसमें अब शुरू करते हैं अपना तुगलक वंश का। सबसे पहला शासक जो था वह था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश को तुगलक वंश क्यों कहा जाता है? इसका जो की नींव किसने रखी थी? हमारे गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, जिसने शासन कब से किया? 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक भी था। इस कारण इतिहास में वो इसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश जो है वो तुगलक एक वंश कहलाने लगा। पिता मलिक तुगलक बलबन का एक तुर्की गुलाम था। बलबन के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने गुलाम वंश में। फिर उसके बाद में उसकी माता एक जाटनी थी। ये चीज़ें आपको पूछा जा सकता है कि जैसे इसका पिता जो है वह बलबन का गुलाम था, ये बात एक बार पूछी भी गई है। फिर उसके बाद में गयासुद्दीन ने कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की तथा किसानों की स्थिति में सुधार किया। इसने जो है बहुत सारे सुधार भी किए थे। इसने क्या किया? उसने लगान निर्धारण के लिए पैमाइश के तरीकों को छोड़ करके नस्क और बटाई की प्रथा जारी रखी। नस्क और बटाई की प्रथा जारी रखी। उसने बहुत से बाग लगवाए। फिर उसके बाद सिंचाई की उचित व्यवस्था की इसने जो है। ठीक, ये चीज़ हो गई। गयासुद्दीन ने पुलों एवं नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन इस तरह ही लिखा जाता है। गयासुद्दीन ने पुलों एवं नहरों का निर्माण कराया, सड़कें ठीक करवाईं, उत्तम डाक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। डाक व्यवस्था का काम भी इसी ने ही किया। गयासुद्दीन एक कुशल सेनापति था कुशल, अतः उसने सैनिक व्यवस्था के ऊपर अपना खुद ही पूर्ण ध्यान। फिर उसके बाद इसने एक नई कौन सा दाग और हुलिया की प्रथाओं को कठोरतापूर्वक लागू किया था। इसने दाग में घोड़ों को दागा जाता था, हुलिया में सैनिकों को सेम तरीके से हुलिया रखना रहता था, एक ही जैसे सभी सैनिक लगेंगे। फिर उसके बाद में गयासुद्दीन के समय औलियों ने कहा अभी दिल्ली दूर है। ये चीज़ एक बार पूछी गई है। किसने कहा था? औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। ठीक,
ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में तुगलकाबाद से 3 से 4 किलोमीटर दूर अफ़गानपुर नामक स्थान पर गयासुद्दीन का निधन हो गया। कहाँ पे हुआ निधन इसका? अफ़गानपुर नामक स्थान पर हुआ गयासुद्दीन का। तुगलकाबाद से ये 3-4 किलोमीटर दूर था। तुगलकाबाद 3-4 किलोमीटर दूर था। ये चीज़ें हो गई। ये हमारी जो थी इम्पोर्टेंट, ये हमारी तुगलक वंश के शासक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थी। इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? कलर चेंज कर लें। 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया। इसने जो है जब शासन करना शुरू किया तो इसने अपने आप से उपाधि ली, जूना खां की उपाधि ली। तो इसकी उपाधि पूछी जाती है कि इसने क्या उपाधि ली? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर ईसामी बरनी इब्न बतूता किसके समकालीन तथा इसके समकालीन तथा इसके विवरण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ये 3 लोग जो हैं ईसामी बरनी और इब्न बतूता, ये तीनों जो हैं इसके समकालीन इतिहासकार थे। ये इतिहासकार हैं। इतिहासकार यहाँ से छूट गया है। इतिहासकार, ये सब इसके इतिहासकार समकालीन थे। ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता, आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे कि इसके बारे में तो बहुत बार पूछा गया है इब्न बतूता के बारे में कि ये किसका समकालीन था। तो ये इब्न बतूता जो है समकालीन था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के। इसमें अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाया था इसने सिक्कों पर। इसका मतलब क्या होता था? मतलब भी पूछा गया है एक बार। सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये इसका मतलब होता है। सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये हो गया। इसने यह लिखवाया था अपने सिक्कों पर। इसने 1340 ईस्वी में मिस्र के खलीफा की एक वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलवाया। फिर उसके बाद में उसका सम्मान किया तथा उससे गर्दन पर पैर रखवाकर उसे उपहार भी दिया। यह इसने किया था। तो किसने खलीफा को बुलाया था? खलीफा के एक वंशज को बुलाया था। ये चीज़ पूछी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। मतलब इसमें क्या है ये जान लीजिए। हिंदू तथा भारतीय मुसलमान दोनों को शासन में उच्च पद प्राप्त करने का अवसर इसने दिया था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसे शासन में उच्च पद मिलेगा। ये इसने कहा, शासन में उच्च पद, ये मतलब कि योग्यता के आधार पर इसी ने देना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने मकान तथा चारागाह कर लगाया। कौन सा? मकान कर और चारागाह कर लगाया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने 5 ऐसे जो हैं कार्य प्रमुख किए। इनके ये 5 कार्य जो हैं पूछे जाते हैं। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद का एक और नाम है देवगिरी, ये इन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई। फिर उसके बाद में खुरासान विजय की योजना। फिर उसके बाद में कृषि के लिए एक नया विभाग बनाया। जिसका नाम क्या था? दीवान ए कोही उसका नाम था। फिर उसके बाद दोआब में कर में बढ़ोतरी की। ये इनका जो है प्रमुख कार्य था। मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इसके बाद इसने 1341 ईस्वी में चीन का सम्राट कौन थे? तोगन तैमूर ने अपना एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। ये चीज़ पूछी गई है एक बार। ये ज़्यादा अगर अच्छा डीपली पूछेंगे तब ये वाली चीज़ पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। तोगन तैमूर ने अपना एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। फिर उसके बाद कब भेजा था? 1341 में। चीन का था ये, ठीक। फिर उसके बाद में 1342 में इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था।
इब्न बतूता 1342 में गया था चीन। फिर उसके बाद में इसने मोहम्मद तुगलक ने के समय कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कौन कौन से स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, ये चीज़ पूछी गई है। जैसे ही इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। फिर उसके बाद में 1347 ईस्वी में बहमन शाह इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। यह भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का वाला तो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है ये भी, लेकिन जितना ये पूछते हैं विजयनगर साम्राज्य उतना ये नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद इसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी को उसने दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक जीवन बिताया, क्योंकि सैनिक जीवन बिताया था, सैनिक बनकर रहा था ये। स्वर्गा दुआरी का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। ये स्वर्गा है, स्वर्गा दुआरी का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। सबसे अधिक विद्रोह मोहम्मद तुगलक के ही समय हुए, इसी के समय सबसे अधिक विद्रोह भी हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञाता व पढ़ा लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञाता कौन था? अधिक भाषाओं का ज्ञाता। आप जब इसके बाद में कोई भी एक बुक में एक बार पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में, तो आपको सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद में आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपके पास जो भी बुक हो उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो जितनी चीज़ें हैं आपकी वो 100% कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रट भी जाएंगी, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद में आखिरी बात इनकी जानते हैं, उसके व्यावहारिक कार्यों के कारण इसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। पागल बादशाह किसको कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसने किताब उल रहला, इब्न बतूता की किताब है किताब उल रहला की रचना की थी। तुगलक वंश के पतन का प्रारंभ इसी के समय प्रारंभ हो गया था। इसके बाद फिरोज़ तुगलक शासक बना। फिरोज़ तुगलक के बारे में जानते हैं। फिरोज़ तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। इसकी माता जो है, इनका नाम क्या था? राजपूत थी, राजा रणमल की पुत्री थी। फिर उसके बाद में आगे जाने इनके फिरोज़ ने जागीर व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, और फिरोज़ ने इस्लामी कानून के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। इसने हिंदू ब्राह्मणों से जजिया लिया तथा सिंचाई कर लगाया। भारत में जजिया कर लगाने वाला यह पहला सुल्तान था। इनकी एक ख़ास बात यह है, जजिया कर, देखिए जब भी कोई चीज़ पहली बार लगाई जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। तो जजिया कर लगाने वाला सुल्तान पहला कौन? फिरोज़ तुगलक, पहला सुल्तान। ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। फिर उसके बाद में आगे फिरोज़ ने अपने समय के 24 कठोर करों को समाप्त किया था। ये भी इंटरेस्टिंग वाली बात है, तो ये चीज़ भी पूछी जाती है। अब फिरोज़ तुगलक ने जो है बहुत ही अच्छे कार्य भी किए हैं, लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो फिरोज़ तुगलक ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए फिरोज़ तुगलक को लोक कल्याणकारी सुल्तान भी कहा जाता है। अब देखिए इनके अच्छे काम बता देते हैं जो इन्होंने किए। इन्होंने क्या किए? 100 सराय बनवाई, उसके बाद में 100 अस्पताल बनवाए, ठीक। फिर उसके बाद में 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनवाए, विद्यालय हो गए। फिर उसके बाद में 20 महल बनवाए, 5 मकबरे बनवाए। इसके बाद में 100 सार्वजनिक स्नानागार बनवाए, फिर 10 स्तंभ, 150 पुल, इन सब का निर्माण इसने ही देखिए किया। तो ये सब लोक कल्याणकारी काम है, इसलिए इसको लोक कल्याणकारी सुल्तान भी कहा जाता है। इसने अनेक बाग लगवाए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का निर्माण करवाया, मनोरंजन का स्थान। उसके बाद में आगे जानेंगे कि ये 1200 फलों के बागीचे लगवाए। इससे इनके शासन में
राज्य की आय भी बढ़ी, राज्य की आय बढ़ी। तो ये सब जो हैं लोक कल्याणकारी कार्य थे इनके। इसने अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली मंगाया, 2 स्तंभ को दिल्ली मंगाया। फिर एक स्तंभ को मेरठ में, दूसरे को खिजराबाद में लगवाया। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण। 150 कुएं, कितने अच्छे काम किए इन्होंने। 150 कुएं खुदवाए। फिर बहुत सारी नदियों पर इन्होंने 50 बांध बनवाए। फिर 30 झीलों का निर्माण कराया, बहुत सारे तालाबों का निर्माण कराया। इनके सारे ये सब आपको हमने इनके लोक कल्याणकारी कार्य बता दिए। फिर उसके बाद 300 नए नगर बसाए, जिसमें से देखिए प्रमुख नगर बता देते हैं आपको कौन कौन से इनके थे। इनके प्रमुख नगर जो थे वो फिरोजाबाद, ये पूछा जाता है, फिरोज शाह। फिर उसके बाद जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद आपको बता ही दिया, फिरोजाबाद लिखा नहीं है, लिख दें, ठीक। फिरोजाबाद, ये सब प्रमुख थे। दिल्ली के लाल किले के निकट इसने यमुना नदी के तट पर बसाया गया आधुनिक फिरोज शाह कोटला फिरोज को बहुत प्रसिद्ध था। फिरोज शाह बहुत प्रिय था, कोटला फिरोज को बहुत प्रिय था। अब इसके बाद में फिरोज ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता के लिए एक नया विभाग लगाया, कौन सा, दीवान खैरात। फिर उसके बाद में फिरोज ने सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दिया, मतलब एक का पिता अगर सैनिक है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी वंश के अनुसार सैनिक बनेगा। फिर उसके बाद में इसने वेतन जागीर के रूप में दिया सैनिकों को। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी। ये पहला सुल्तान था। क्या किया इसने, इस्लाम के कानून से प्रधानता दी, इस्लाम के कानूनों को प्रधानता दी, ठीक। ये चीज़ इम्पोर्टेंट इनकी जितनी थी वो सब आपको बताया हमने। फिर उसके बाद में फिरोज ने खलीफा को 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली। ये चीज़ भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है, किसने 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी, किसने ली, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आगे जानते हैं इसके बारे में। इसने अपने आप को खलीफा का नायब बुलाया, खलीफा का नायब पुकारा, और पहली बार सिक्कों पर खलीफा का नाम भी लिखवाया। ये भी चीज़ पूछी जाती है कि पहली बार सिक्कों पर खलीफा का नाम किसने लिखवाया था, फिरोज शाह ने, ठीक। फिर उसके बाद में जियाउद्दीन बरनी तथा शम्स सिराज अफीम को उसने संरक्षण प्रदान किया था, 2 लोगों को, जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज, इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। फिर जान लेते हैं इन लोगों ने किताबें कौन कौन सी लिखी थी। इसने 2 किताबें लिखी थी, फतवा जहांदरी, फिर दूसरी किताब तारीख फिरोज शाही। इसने लिखी किताब फिरोज शाही, इसने भी लिखी, इसने लिखी इसको फ़ारसी भाषा में, इसने दोनों किताबें लिखी उर्दू भाषा में, ठीक। ये चीज़ें हो गई। इसने क्या किया, और भी एक चीज़ काम किया, उसने संस्कृत ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवाद कराया, संस्कृत ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवाद, ठीक। ये चीज़ हो गई। जिनका नाम क्या दिया, दलायत फिरोज शाही। इसके बाद में इसने फिरोज शाह ने दासों के लिए एक विभाग बनाया था, उसका भी नाम जान लीजिए, दीवान बंदगान। ये भी 1 बार 2 बार पूछा गया है।
इसके काल में सबसे ज़्यादा क्यों बनाया? क्योंकि इसके काल में सबसे ज़्यादा दास थे, लगभग 1,70,000 दासों की संख्या थी इसके काल में। इसके बाद इसने जो सिक्कों के चलाए थे उनके नाम अद्धा और बिख थे, ये इसके सिक्कों के नाम थे। फिर आगे जानते हैं इसकी जो है मृत्यु कब हो गई। फिर मृत्यु होने के बाद में शासन अगला जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को मिला। 1388 से लेकर के 1389 ईस्वी तक इसने शासन किया, थोड़े ही समय किया। फिर इसके बीच में जो है उनको इम्पोर्टेंट नहीं है वो, तो उनको मैंने हटा दिया है। फिर उसके बाद में नसरुद्दीन, इनके ये सब चीज़ें भी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ना इनके बारे में कुछ इतना खास पूछा जाएगा ना किसी के बारे में। इसके बाद मेन चीज़ जो थी वो आपको बता दी। फिर उसके बाद में आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये था अंतिम शासक। 1394 से 1414 ईस्वी तक ये अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद के समय जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी के टाइम पे जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। फिर जौनपुर को एक शब्द कहा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन, पूर्व का सिराज कहा जाता था, सिराज कहा जाता था। फिर इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद में तुगलक वंश समाप्त हो गया, तुगलक वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लगता है 1451 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन रहता है? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, ये 4 शासक इसमें रहते हैं, 4 शासक, ठीक। इसमें सबका 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक रहता है। यह प्रथम शासक रहता है। सैयद वंश का प्रथम शासक था खिज्र खां। इसने उपाधि कौन सी ली थी? रैयत ए आला की इसने उपाधि ली थी। 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद में शासक बनता है मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, जिसने खलीफा का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया था। बस इनसे एक चीज़ यही पूछी गई है एक बार, और ज़्यादा चीज़ इनसे नहीं पूछी जाती है। खलीफा का स्वामित्व नहीं स्वीकार किया था, स्वामित्व नहीं स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया, ये हो गया। फिर सैयद सुल्तानों में मुबारक शाह सबसे योग्य शासक था यह, और ये सब उतने योग्य नहीं थे। मुबारक ने यमुना नदी के तट पर एक नवीन नगर मुबारकाबाद बसाया था। कौन सा शहर? मुबारकाबाद, यमुना नदी के तट पर। और एक मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था। उसके तत्कालीन विद्वान कौन थे? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। याहिया सरहिंदी, ठीक। ये जो है इसके साथ में तत्कालीन थे और यही इसको संरक्षण भी दे रखा था। और इसने इतिहास, उसके समय का इतिहास लिखा है। तारीख ए मुबारक शाही इसमें इसने लिखी हुई है। मुबारक शाह के पश्चात उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां, जिसको मोहम्मद शाह भी कहा जाता था, इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन फरीद खां इसका पूरा नाम था। इसको मोहम्मद शाह भी कहते थे। ये गद्दी पर बैठा। फिर मोहम्मद शाह कब से कब तक रहा? 1434 से 1445 तक। फिर उसके बाद मृत्यु हो गई इसकी मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह शासन करता है, जो 1445 से 1450 5 वर्ष तक। और यह जो है अंतिम शासक था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय बहलोल लोधी ने शासन की पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश आता है। कौन सा? लोधी वंश आ जाता है। लोधी वंश के बारे में जानते हैं आगे। लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक रहता है। लोधी वंश सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में सबसे अंतिम था। ये पूरे आपको कल डिटेल मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जिसमें सबसे अंतिम लोधी वंश था। इसमें कौन कौन से शासक रहते हैं? 3 रहते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसमें किसने स्थापना की थी इसकी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी कब तक रहे हैं?
1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बहलोल ने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। इन्होंने जो इनके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताए दे रहे हैं। जौनपुर को दिल्ली में मिलाया, दिल्ली में मिलाया। फिर इसके बाद इसके बाद जो है कौन आता है, सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी ने कब तक शासन किया, 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। इसका मूल नाम क्या था पूछा गया है एक बार, निजाम खां इसका मूल नाम था। सिकंदर लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। फिर उसके बाद में जानते हैं आगे, सिकंदर ने भूमि की नाप के लिए 30 इंच का नया पैमाना शुरू किया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। जो पैमाना शुरू किया था उसका नाम था गज ए सिकंदरी। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालवाना बंद करवा दिया था। मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने से रोक दिया था। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी यही है कि इन्होंने जो है ताजिया निकलवाना बंद किया, और फिर उसके बाद में मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाना रोक दिया। फिर उसके बाद में सिकंदर ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर बसाया। 1504 ईस्वी में, ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसका एक उपनाम था सिकंदर गुलरुखी। इसने इस नाम से गज़लें और कविताएं लिखी, गज़लें व कविताएं लिखा करता था अपने उपनाम से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन अपने उपनाम से जो है गज़लें और कविताएं लिखा करता था, तो वो चीज़ हो गया आपका सिकंदर गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी लिखता था सिकंदर लोदी। फिर उसके बाद में सिकंदर ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। इस प्रकार एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसका फारसी में अनुवाद हुआ उसका नाम क्या था, संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ है ये, ठीक। इसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। ये संस्कृत से अनुवाद हुआ था, ठीक। ये था आपका एक आयुर्वेदिक ग्रंथ। इसके समय में गान विद्या में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। ये गान विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ है। फिर इसके बाद में आता है इब्राहिम लोदी। 1517 से ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। लोदी वंश अपितु दिल्ली सल्तनत का ये पूरा अंतिम शासक था। इसके बाद सल्तनत काल आपका अंतिम शासक था। इसके बाद सल्तनत काल जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके समय पानीपत का युद्ध होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत का युद्ध होगा, जिसमें 1526 ईस्वी में। इसमें ये पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें हारा कौन, इब्राहिम लोदी हारा। फिर इनका जो है वंश जो है ख़त्म, इसको मार डाला गया, इसकी मृत्यु हुई और उसके साथ में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। फिर मुग़ल वंश आ जाता है, ठीक। अब सल्तनत काल ख़त्म, मुग़ल काल शुरू हो जाता है। बाद में सब शासन करने वाले फिर पहले अफ़गान शासक थे मुग़ल, फिर, ठीक। अब हम जो है सल्तनत काल की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो भी पूछी जाती हैं बहुत बार। इनको क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे और ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक। इनको देख लिया जाए। ये साहित्य ग्रंथ कौन है और लेखक कौन है, ये चीज़ें हैं, पढ़ देते हैं एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, और एक बार सबको पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा। इसमें जो है किताब उल रहला इब्न बतूता भी आपको बताया था इससे पहले, जिसने लिखी है। फिर उसके बाद तारीख़ फ़िरोज़ शाही शख्स सिराज अफ़ीफ़ ने, और अलबरूनी की किताब तहक़ीक़ात हिंद ये पूछी जाती है। फिर उसके बाद में आगे पूछी जाने वाली किताब है अमीर खुसरो की, ये किताबें ये पूछी जाती हैं। फिर आगे
पूछते हैं रामानुजम की ये ब्रह्म सूत्र, ये पूछी गई है। साथ में इनको सबको एक बार लाइन से पढ़ते जाइएगा, जैसे तारीख़ फ़िरोज़शाही, ज़ियाउद्दीन बरनी, एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगी। फिर आगे पूछते हैं, इनमें जयदेव की गीत गोविंद पूछी गई है। साथ में ललित विग्रह राज भी इनकी पूछी गई है एक बार। फिर आगे पार्वती परिणय बाणभट्टम की, बामन भट्ट की पूछी गई है। फिर प्रतापरुद्र कल्याण की विद्यानाथ भी एक बार पूछी गई है। ये जो जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बता दी। तारीख़ सिंध भी एक बार देख लीजिएगा इसको भी। ठीक, चलिए अगला दिखाते हैं इस पेज पे। इसमें ये पृथ्वीराज रासो की बहुत बार पूछी गई है, चंद्रबरदाई। फिर आगे नारायण विलास राजा विरूपाक्ष ने लिखी थी, ये भी पूछी गई है। फिर पर कृष्ण चरित्र पूछी गई है, अगस्त्य ने लिखी हुई थी। कर्म मीमांसा पूछी गई है। साथ में आगे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इससे पहले जो बताई थी उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर जो है आगे सारी चीज़ें एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक से याद हो जाएंगी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो है आपको आइडिया भी अच्छे से लग जाएगा कि कौन कौन सी किस की किताब थी। ये हम जानते हैं सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतें, ये जो है आपको जनरल नॉलेज में भी बहुत बार पूछा जाता है और इसमें भी हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इमारत भवन रहेगी, शासक रहेगी, स्थान रहेगी और उसकी विशेषता रहेगी, कौन कौन सी क्या विशेषता है उसकी। देखिए, गुलाम वंश की इमारतें कौन सी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई कौन सी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर उसके बाद में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बहुत बार पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कहाँ है, अजमेर में। जो इसका यह इमारत अपने मूल रूप में एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रह राज ने करवाया था। बाद में इन्होंने इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। फिर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। फिर सुल्तानी घड़ी इल्तुतमिश ने दिल्ली में। आगे इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाई थी दिल्ली में। बलबन का मकबरा बलबन दिल्ली ने। ठीक, फिर उसके बाद में आगे अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है ये भी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, यह भी दिल्ली में है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे बनवाया था हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। फिर उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है, तुगलक ने वंश में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में ये भी है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। विजय मंडल मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में ये भी है। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली में ये भी है। आदिल शाह का किला मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में ये भी है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा यह भी दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था इसे भी। फिर आगे बढ़ेंगे, 12 खंबा। फिर उसके बाद में फिरोज़ शाह कोटला फिरोज़ शाह तुगलक दिल्ली में। फिरोज़ शाह तुगलक का मकबरा ये भी दिल्ली में। खाने जहाँ तेलंगानी जूना शाह ये भी दिल्ली में। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। मुबारक शाह सैयद का मकबरा यह भी अलाउद्दीन आलम दिल्ली में है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है लोधी वंश आता है। लोधी वंश ने कहाँ बनवाया, बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया था, दिल्ली में। फिर सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी ने बनवाया, ये दिल्ली में। बड़े खां तथा छोटे खां का मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया, दिल्ली में। मोट की मस्जिद किसने बनवाई, सिकंदर लोधी ने, दिल्ली में। ठीक, ये चीज़ जो है ये लोधियों की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, मोट की मस्जिद। ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद में हम जो है यहाँ की केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और कौन कौन सी इन्होंने हमारे लेक्चर में पढ़ लेंगे, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ें फिर नहीं छूटेंगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी आगे और भी हम लेक्चर में शामिल कर लेंगे, फिर सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिसमें आगे आपका सारी कंप्लीट होता रहे। जैसे ही आपका ये पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम तुरंत ही लेखपाल के लिए और आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए रेगुलर क्लास एक एक सब्जेक्ट की स्टार्ट करके शुरू कर देंगे, जिनको आप देख करके और उसके साथ में आपका शाम को टेलीग्राम पर उसका क्विज़ भी होगा। तो आपकी पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आगे फिर से मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और पढ़ते रहिएगा अच्छे से। इस बार एग्ज़ाम आपको निकालना ही है।